डॉक्टर अमरीश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे देश में डायबिटीज़ का रिस्क इतना ज़्यादा क्यों है? हम इंडियंस को डायबिटीज़ इतना क्यों होती है? सभी बोलते हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, 4 रोटी और थोड़ी सी दाल और सब्जी, जबकि होना चाहिए सब्जी ज़्यादा, दाल ज़्यादा, रोटी बहुत कम। खाने को हम रीहीट करके, घी को या तेल को रीहीट करके बार बार यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन डाइट्स में। और अक्सर लोग ये बात नहीं मानते हैं, ये हम लोग बड़े आजकल स्ट्रिक्ट नहीं, हमारा यही अच्छा है, हमारा ट्रेडिशनल यही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन अक्सर कम होता है। प्रोटीन इंटेक वेजिटेरियंस को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। जैसे बीन से आता है, कुछ दालों से आता है, डेयरी प्रोडक्ट से आता है। हम लोग का रोटी चावल पे फोकस हो गया है और सब्जी पे फोकस कम हो गया है। डॉक्टर परजीत, अभी हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, पर डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? इसके ऊपर ना ही ज़्यादा बात होती है क्योंकि सिम्टम्स बहुत क्लियरली पता ही नहीं चलते। मान लो किसी का वजन धीरे धीरे घट रहा है बिना किसी कारण के, बिना किसी एफर्ट के, और मान लो किसी को यूरिन इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं या प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं। कौन सा टेस्ट कराऊं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ, मैं पक्के तौर पर डायबिटिक हूँ? क्योंकि हो सकता है मैं बहुत टाइम से स्ट्रेस में हूँ या मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, लेट खा रही हूँ, तो अगले दिन मेरा शुगर जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ हो। कन्फर्मेशन के लिए हमें 2 टेस्ट चाहिए, जिसमें से एक तो या तो सुबह की हम खाली पेट शुगर चेक कर लें, दूसरा या तो हम HbA1c करा लें। मुझे ये जानना है कि अगर कोई इंसान प्री डायबिटिक है, उसे पता चल गया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो प्रिकॉशंस ले या इलाज करे और वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक कभी ना हो? Powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. Co-powered by Subharti University and New India Assurance. हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, और इनफैक्ट 2023 में लैंसेट जर्नल है, आप सब मेडिकल स्टूडेंट से नाम तो सुना ही होगा, ये एक सर्वे हुआ था जिसमें 2023 में ये बताया गया था कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं भारत में जो रहते हैं उनको डायबिटीज़ है। एंड आई एम श्योर ये नंबर इससे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत लोग तो टेस्ट करवाते ही नहीं हैं और लगातार ये नंबर बढ़ रहा है। डॉक्टर अमरीश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे देश में डायबिटीज़ का रिस्क इतना ज़्यादा क्यों है? हम इंडियंस को डायबिटीज़ इतना क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये कोई बहुत अच्छा हमारे लिए खिताब नहीं है कि हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डायबिटीज़ इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और बढ़ भी रही है। तो क्या वजह है? हमारे जीन्स तो सेम है, हम लोग तो वही हैं, तो ये डायबिटीज़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ये अकेले इंडिया में हो रहा है या और जगह भी हो रहा है? बेसिकली जो डायबिटीज़ में बढ़ा हुआ है वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। लाइफस्टाइल माने जो चेंज हुआ है हमारे लिविंग पैटर्न में, जिस तरह से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे और जिस तरह हम रहते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हम लोग अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में, अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल में, हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं जो ईजिली अवेलेबल हो, जिसको आप लोग फास्ट फूड कहते हैं, चाहे जंक फूड बोलिए। मच ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड एंड फास्ट फूड, विच मीन्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एंड फैट रिच फूड। प्रोटीन हमारी डाइट में कम है, साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम गांव से शहर आते हैं, वो कम होती जाती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप गांव में देखें और फिर छोटे शहर में देखें और फिर बड़े शहर में देखें तो दुगना हो जाता है डायबिटीज़। सो इन अ स्मॉल विलेज वर्सेस इन अ लार्ज मेट्रो 4 टाइम्स का डिफरेंस है डायबिटीज़ में। तो इट इज़ क्लियरली एन इंडिकेशन, लोग तो वही हैं, जब माइग्रेट करते हैं तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ जाता है। ये आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं दिख जा रही, इसलिए बता रहा हूँ आपको। लगता है कि इंडिया, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, लैटिन अमेरिका में बहुत देश है ऐसे, अफ्रीका में अब हो रहा है, वहाँ हर जगह वेट मतलब ओबेसिटी और डायबिटीज़ इन पैरेलल बढ़ती चली जाती है। सो दैट इज़ व्हाई डायबिटीज़ इज इंक्रीजिंग। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. यहाँ पे अगर हमारे कोई साथी ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं और वो ऑन कैमरा शेयर कर सकते हैं कि अपना हाथ खड़ा करेंगे अगर किसी को डायबिटीज़ है यहाँ पे, तो आपका नाम?
मंधीर नैयर। सॉरी, मंधीर नैयर। इनको डायबिटीज़ है, ये डायबिटिक हैं। सर को दिन भर में क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए जिससे इनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे? वैसे आपकी शुगर कितनी रहती है सर? ये फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन मेरे को पिछले 2-2.5 साल से ये डायबिटीज़ है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह मैनेज कर रखा है विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर अदर पैरामीटर्स। गुड फॉर यू। इनकी अगर डाइट कैसी होनी चाहिए कि इनका शुगर कंट्रोल में रहे? देखिए, कोई एक डाइट सबके लिए नहीं होती। वन साइज इज़ नॉट फिट ऑल। जब आप एक शर्ट भी खरीदते हैं तो शू भी खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश करके देख के खरीदते हैं, तो जिस चीज़ से आपकी सेहत पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है वो सेम नहीं होती, लेकिन प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं। प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि हम लोग की डाइट्स में जो रिफाइंड मैदा, जैसे मैदा का यूज़ बहुत ज़्यादा है अर्बन इंडिया में, मैदा हर चीज़ में, चाहे ब्रेड हो, हमारा आटा भी एकदम सफ़ेद आटा हो गया, महीन एकदम पॉलिश्ड, राइस भी एकदम शाइनी वाइट राइस है। तो ये इन सारी चीज़ों से हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत खा रहे हैं। अगर हम उसकी जगह मिलेट्स या जो क्रूड कार्बोहाइड्रेट है, ये जो गांव में लोग खाते हैं, उसकी रोटी खाएं या उस तरह का चावल खाएं तो हमें इसका खराब असर कम होगा। दूसरा, जिन चीज़ों को ये हम लोग सभी बोलते हैं, हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं और सिर्फ हम रोटी और दाल खाते हैं, और 4 रोटी और थोड़ी सी दाल और सब्ज़ी, जबकि होना चाहिए सब्ज़ी ज़्यादा, दाल ज़्यादा, रोटी बहुत कम। तो वन इज़ मोर फाइबर मीनिंग अगर रिफाइंड ना हो और उसमें क्रूडिटी हो, थोड़ा कोर्सनेस हो, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। मिलेट्स का मैंने उदाहरण दिया, या वीट भी लें तो वीट चोकर मिला हुआ गेहूँ होना चाहिए। चोकर को अलग करने से गेहूँ की वो कम हो जाती है एकदम वैल्यू। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो खाने को हम रीहीट करके, घी को या तेल को रीहीट करके बार बार यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको शायद कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया हो, उससे बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ और सभी नुकसान होते हैं। पूरियां जैसे हम तलते हैं उसमें तेल बार बार इस्तेमाल करते हैं। रीहीटिंग से ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ते हैं। तीसरा ये होता है कि इंडियन डाइट्स में, और अक्सर लोग ये बात नहीं मानते हैं, ये हम लोग बड़े आजकल स्ट्रिक्ट, नहीं हमारा यही अच्छा है, हमारा ट्रेडिशनल यही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन अक्सर कम होता है। प्रोटीन इनटेक वेजिटेरियंस को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हमारे डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन आए। जैसे बीन से आता है, कुछ दालों से आता है, डेयरी प्रोडक्ट से आता है। डेयरी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अस, राइट। और या आप सोयाबीन या इस तरह की चीज़ें लें, तो ये कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए हर मील में कि हमारे मील में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, खाने में प्रोटीन कितना है। प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, और फाइबर हर तरीके से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए। तो हम लोग के धीरे धीरे वो उल्टा हो गया है, हम लोग का रोटी चावल पे फोकस हो गया है और सब्जी पे फोकस कम हो गया है। दैट हैज़ टू बी करेक्टेड, और आई एम श्योर ये बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तभी इनकी शुगर कंट्रोल है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम लोग सवालों पे भी आएंगे। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। डॉक्टर परजीत, अब आपके पास आते हैं। हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं और हम ओजेम्पिक जैसी चीज़ के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सबने ओजेम्पिक का नाम सुना है? हाँ बोलो, कस के बोलो, सुना है जिसने भी। दुनिया भर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बिजनेसमैन, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो ले रहे हैं। हर कोई नहीं, कुछ कुछ, और सब बताते भी नहीं हैं। पर ओजेम्पिक वैसे तो डायबिटीज़ की दवाई है, पर ली जा रही है वेट लॉस के लिए, लोग वज़न घटाने के लिए ले रहे हैं। मुझे ये जानना है, अव्वल तो अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, वो ओजेम्पिक लेता है, तो फिर ये कैसे असर करती है? क्या ये नुकसान कर सकती है? ओके, तो जैसे कि डॉक्टर अमरीश मित्तल ने बताया कि जो हमारा डायबिटीज़ बढ़ने का कारण है, वो है, उसमें एक बड़ा कारण है मोटापा। तो मोटापा बढ़ने से डायबिटीज़ होने के बहुत बड़े चांस होते हैं, और मोटापा बढ़ने से डायबिटीज़ जिनको है वो शुगर कंट्रोल कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा बड़ा फोकस होता है कि कोई भी अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को डायबिटीज़ से बचाना है, वो उसका मोटापे पे फोकस करें, जिसके लिए ऑफ कोर्स एक अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बट काफ़ी केसेस में हम ये भी देखते हैं, क्योंकि मोटापे का एक जेनेटिक बेसिस भी होता है कि हम स्ट्रगल करते हैं कि लोग वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं विद देयर ओन एफर्ट, उस जगह पे इन दवाइयों का रोल आता है। तो ये ओजेम्पिक जब ऐसी दवाइयाँ क्या हैं, एक तरह से GLP-1 बेस्ड मेडिसिन हैं ये। ऑफ कोर्स ओजेम्पिक सबसे पहली दवाई थी जो बनी थी, और वो डायबिटीज़ के लिए अप्रूव हुई।
ये दवाइयाँ अगर जिनको हम देते हैं, जिनको डायबिटीज़ और साथ में मोटापा भी है, यस बहुत बेनिफिट मिलता है उनको, क्योंकि जैसे ही उनका वेट लॉस होता है, बिकॉज दीज मेडिसिन्स कैन गिव यू वेट लॉस टू द ट्यून ऑफ अराउंड 10 to 15%, अप टू 20% ऑल्सो। तो उससे क्या है कि उनकी बाकी दवाइयाँ काफ़ी हद तक घट जाती हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, और ये दवाइयाँ काफ़ी हद तक सेफ़ भी हैं, क्योंकि उनकी ट्रायल्स हो चुके हैं कि इनकी कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए प्रोटेक्शन भी है। तो पर ये जानना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट अ कवर्ड ड्रग, कि सब कोई नहीं ले सकता है। एक इंडिविजुअलाइज थेरेपी, डॉक्टर मित्तल ने जैसे बताया कि नॉट नोज वन साइज डजंट फिट एवरीवन, सिमिलरली विद द मेडिसिन इट्स इंडिविजुअलाइज अप्रोच। डॉक्टर की सलाह से ही चलना चाहिए कि आपको दवाई की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। और ये दवाएं कैसे काम करती हैं? क्या इनको लेने के बाद आपको भूख नहीं लगती है, इस वजह से आपका वज़न घटता है या शुगर कंट्रोल होती है? बिल्कुल, तो बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं, अब इस प्रोसेस में अभी भी हम समझना बहुत बाकी है, बट इसमें से एक मैकेनिज्म है कि हमारे ब्रेन सेंटर पे दवाइयाँ काम करती हैं, जिससे कि हमारा भूख कम हो जाती है। सटाइटी सेंटर पे काम करने में जल्दी हमें फुलनेस फील होती है, हमारी भूख भी कम होती है, हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम हो जाती है, जिससे कि हमारा पोर्शन साइज भी कंट्रोल हो जाता है। डेफिनेटली एक बड़ा मैकेनिज्म है, और यही एक तरह से समझो थोड़ा साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आता कि सडनली डॉक्टर साहब हमें तो भूख ही नहीं लग रही दवाई लेने के बाद, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रही, हमें तो खाना था। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये समझना ज़रूरी है। ये रहेगा, थोड़ा गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट येस इट एक्ट्स थ्रू दी वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। या डॉक्टर अमरीश, हमने हमेशा यही सुना था कि डायबिटीज़ जो है वो ज़िंदगी भर की बीमारी है, इसीलिए इसको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। एक बार हो गई तो फिर कभी ठीक नहीं होगी। पर आजकल कई कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं मार्केट में, ये बोल करके कि अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह। दोनों में से सच कौन बोल रहा है? कोई ऐसा प्रोडक्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है जो जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये डायबिटीज़ को रिवर्स कर देगा। तो ये कहना कि इस प्रोडक्ट से डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये तो एकदम गलत है। पर क्या डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, या हम लोग कहते हैं रेमिशन में भेज सकते हैं? तो ये तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है जिसके लिए आजकल एडवर्टीजमेंट इतना हो रहा है। ये तो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं। अगर डायबिटीज़ की शुरुआत है, शुरू के कुछ साल की डायबिटीज़, 5 साल की हिस्ट्री है, 5-8 साल या 2 साल, मतलब बिगिनिंग ऑफ डायबिटीज़। अगर आपकी एज कम है और अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, एज कम है और रीसेंट डायबिटीज़ है, तो अगर आप उस समय अपने वज़न को सही तरीके से मैनेज करेंगे, कम करेंगे, सपोजिंग आपका वेट 80 किलोग्राम है जबकि आपका होना चाहिए 60, अगर आप उस समय 80 से 10%, 72 किलोग्राम्स पर ले आएंगे तो डायबिटीज़ की शुरुआत हुई है आपकी, ये बहुत संभावना है कि वो ख़त्म भी हो जाए। तो इसका कोई 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसका ऐसा होगा, किसका नहीं होगा। पर ये कहना कि हम इस तरीके से करा देंगे, 72 घंटे में कम करा देंगे और ये प्रोडक्ट, ये तो गलत है। पर अगर आप यंग हैं और आपको डायबिटीज़ अभी हुई है, शुरुआत है, तो आप पूरी कोशिश करें। और सिंपल 1 लाइन फॉर्मूला है, यू हैव टू लूज वेट। यंग एज में सबके लिए नहीं है, देयर आर एक्सेप्शन, दे आर लीन डायबिटिक्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो टिपिकल डायबिटीज़ है उसमें अगर आपको डायबिटीज़ की शुरुआत हुई है, अगर आप अपना वज़न मैनेज कर लें तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है आपकी ठीक हो जाए। क्या ये परमानेंटली ठीक हो रही है, ये नहीं कह सकते, पर कई वर्षों के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए हो सकता है वो पीछे चली जाए। तो आपका शरीर तो एक्सपोज नहीं हुआ ना डायबिटीज़ को इतने साल के लिए। तो ये इसको एडवर्टाइज करने का पता नहीं क्या पर्पज़ है, लेकिन ये वेल नोन फैक्ट है कि किसी किसी में होता है ऐसा। सर, आप कह रहे हैं अगर आप मोटापा कंट्रोल करते हैं तो डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है, तो क्या जो हम दुबले लोग हैं, मैं भी खुद को उनमें गिन ही रही हूँ पर क्या हमें डायबिटीज़ का रिस्क नहीं है? बिल्कुल है, किसी को भी डायबिटीज़ हो सकती है, जेनेटिक होती है डायबिटीज़। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, जो लोग हमको ठीक बॉडी वेट के लगते हैं, ठीक वजन के लगते हैं, उनमें भी कई बार, इंडियंस में खास तौर से, अंदर फैट रहता है लिवर के चारों तरफ और ऑर्गन्स के चारों तरफ, जिसको इंटरनल फैट बोलते हैं, विसरल फैट। अगर वो किसी में ज़्यादा है तो फिर भी संभावना है डायबिटीज़ होने की। तो आप देखेंगे इंडियंस के फिजिक में अक्सर ऐसे आप देखेंगे कि वैसे तो पतले दुबले हैं लेकिन थोड़ा पेट निकला हुआ है, तो दैट इज़ सेंट्रल फैट, दैट फैट कैन बी बैड फैट। एक तो ये बात हुआ।
दूसरा तो एक तो वही डायबिटीज़ जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिनको सेंट्रल फैट ज़्यादा है उनको हो सकती है। दूसरा एक डायबिटीज़ के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ ऐसी डायबिटीज़ है जो पतले लोगों में हो सकती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो हो सकती है, या टाइप 2 डायबिटीज़ के भी कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो पतले लोगों में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन लें सो 80 to 90% टाइप 2 डायबिटीज़ इज लिंक टू वेट। अगर सबका वेट आइडियल हो जाए, दुनिया ऐसे एकदम परफेक्ट हो जाए और आइडियल हो जाए सबका वेट, तो डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो जाएगी। डॉक्टर परजीत, अभी हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, पर डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं इसके ऊपर ना ही ज़्यादा बात होती है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत क्लियरली पता ही नहीं चलते। अब अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है तो मैं प्रिकॉशन कैसे लूँगी, इलाज कैसे कराऊँगी? तो सिम्टम्स मालूम नहीं, हम करें तो करें क्या फिर? बिल्कुल सही कहा आपने कि टाइप 1 डायबिटीज़ के तो ऑब्वियस सिम्टम्स दिखते हैं, बट टाइप 2 के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं। बट कुछ सटल सिम्टम्स की तरफ फिर भी ध्यान दिया जा सकता है कि अगर मान लो किसी का वजन धीरे धीरे घट रहा है बिना किसी कारण के, बिना किसी एफर्ट के, और मान लो किसी को यूरिन इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं या प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, वो भी एक लक्षण हो सकता है, या किसी को थकान रह रही है, ये कुछ सटल लक्षण है। बट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेजॉरिटी में पता नहीं चलता है, इसलिए इसका में रेगुलर टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और किनको टेस्टिंग करानी चाहिए रेगुलर? स्पेशली जिनका बहुत बड़ा रिस्क ज़्यादा है, जिसमें से कि एक रिस्क तो हो गया कि मोटापा जिनका है, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर पेरेंट्स में से है, एक पेरेंट को है, दोनों को है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव किसी को भी डायबिटीज़ है, या फिर अगर हम महिलाओं की बात करें, उनको कभी प्रेगनेंसी में पहले डायबिटीज़ हो चुकी है या PCOS की प्रॉब्लम रह चुकी है, उनका भी हाई रिस्क है, या फिर अगर आपकी डाइट गड़बड़ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यू आर अगेन एट हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़। सो इन केसेस में तो डेफिनेटली, एंड स्पेशली इट इज़ रिकमेंडेड आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स, डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट टेस्टिंग फॉर डायबिटीज़। एंड अगर आपने टेस्ट कराया नेगेटिव है तो स्टिल एवरी 2 to 3 years इट शुड बी डन। सो टेस्टिंग इज़ द ओनली वे टू फाइंड आउट इन टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि जब तक हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है, काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आ रहे होते हैं, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप टेस्टिंग की बात करिए, मैंने डायबिटीज़ के 2-3 टेस्ट सुने हैं। एक रैंडम, जो आई थिंक दिन में आप कभी भी खाना खाने के बाद कर सकते हैं, एक फास्टिंग जो आप भूखे पेट करते हैं यानी सुबह सुबह करते हैं, और एक टेस्ट आपका होता है HbA1c जो आई थिंक 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। मुझे ये जानना है कि मैं कौन सा टेस्ट कराऊं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ मैं पक्के तौर पर डायबिटिक हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत टाइम से स्ट्रेस में हूँ या मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, लेट खा रही हूँ, तो अगले दिन मेरा शुगर जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट काफ़ी लोग किसी को परिवार में शुगर है, ग्लूकोमीटर से टेस्ट कर लेते हैं और आ जाती है 200 एंड दे आर वेरी वरिड, बट हमें कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और कंफर्मेशन के लिए हमें 2 टेस्ट चाहिए, जिसमें से एक तो या तो सुबह की हम खाली पेट शुगर चेक कर लें, दूसरा या तो हम HbA1c करा लें, और तीसरा एक और टेस्ट होता है, थोड़ा सा कम्बरसम है, जिसमें हम खाली पेट शुगर टेस्ट देते हैं, फिर हम 75 ग्राम का ग्लूकोज पीते हैं और उसके 2 घंटे बाद फिर सैंपल देते हैं। इन तीनों में से कम 2 टेस्ट होने चाहिए, और दोनों में से किसी एक में कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के ऊपर आ गई, या फिर HbA1c 6.5 या उसके ऊपर आ गया, तो हम इसको कन्फर्मेटरी वे में कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। और उसमें प्री डायबिटीज़ के भी एक डेफिनेशन आ जाती है कि अगर फास्टिंग शुगर आपका 100 और 126 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज़ कहलाएगा। HbA1c अगर 5.7 और 6.5 के बीच में तो प्री डायबिटीज़ कहलाएगा। तो ये टेस्ट हमारे कन्फर्मेटरी हैं। डॉक्टर अमरीश, अभी हम लोग प्री डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, इतना तेज़ी से ये प्री डायबिटीज़ फैल रहा है, अगर हम सब अभी अपना शुगर टेस्ट करा रहे हैं, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक निकलें। मुझे ये जानना है कि अगर कोई इंसान प्री डायबिटिक है, उसे पता चल गया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो प्रिकॉशंस ले या इलाज करे और वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक कभी ना हो? बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि प्री डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई अगर रूटीन टेस्टिंग पे, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम डायबिटीज़ होने से बच सकें, डायबिटिक होने से बच सकें। प्री डायबिटीज़ से अपने आप भी, बिना डायबिटीज़ हुए भी हमारा रिस्क बढ़ने लगता है, कॉम्प्लिकेशंस का, थोड़ा हार्ट डिजीज़ का, फैटी लिवर का, ये सब बढ़ने लग जाता है। तो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने के लिए वही एक बहुत बोरिंग सी लाइन है, अपना वज़न कंट्रोल रखिए।
वज़न कंट्रोल रखिए तो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ नहीं होगी। एंड दैट इज़ द ओनली। उसके लिए क्या करना है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह वज़न कम, जैसे अभी बात हुई डाइट की, एक्सरसाइज की, बट दैट इज़ द ओनली वे। अगर इट इज़ द फैट एपिडेमिक विच इज़ ड्राइविंग डायबिटीज़ इन दिस कंट्री एंड एनीवेयर। सो अगर हम जैसे सपोजिंग फैमिली हिस्ट्री है और प्री डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया तो थोड़ा कॉशियस हो जाए, कोई पैनिक नहीं करना है, कोई डिजीज़ नहीं है तो सभी बीमार हैं, नहीं तो है ना। प्री डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है, जैसे 10 करोड़ डायबिटिक्स हैं, 13 करोड़ प्री डायबिटिक्स इंडिया में, तो इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो इसलिए हमें ये करना है कि अगर इट्स लाइक अ वार्निंग कि अब हमें थोड़ा सचेत रहना है, अपनी देखभाल करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, डाइट पे ध्यान रखना है और वज़न नहीं बढ़ने देना है, तो हम प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ को डायबिटीज़ की स्टेज पे पहुंचने से रोक सकते हैं। तो ये आई थिंक समझना ज़रूरी है। प्री डायबिटीज़ को लोग लेके एकदम हवा बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो प्री डायबिटीज़ हो गई, अब तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो बहुत लोगों को प्री डायबिटीज़ निकलेगी। यहाँ पे आपने पूछा था, मैं पूछ लूँ, आप लोग के फैमिलीज़ में किस किस की फैमिली में किसी, बहुत यंग क्राउड है, डायबिटीज़ है, पेरेंट्स, अंकल्स, sisters, brothers, see, there we are. We get a real picture of what is happening. तो जितने लोगों ने हाथ उठाया है, क्या सबको डायबिटीज़ का रिस्क है? Exactly. सब जिनके फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनको डायबिटीज़ का रिस्क है। उस रिस्क को कम करने के लिए फिर वही सेंटेंस है, लाइफस्टाइल एंड कीप योर वेट टू ऑप्टिमम लेवल्स, कीप योर फिजिकल एक्टिविटी, लाइक कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट एंड मेक श्योर कि आपका वज़न नहीं बढ़े। वज़न नहीं बढ़ेगा तो डायबिटीज़ नहीं होगी। पर क्या ये रामबाण है कि अगर हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा, हम दुबले हैं तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप रिस्क बहुत कम कर देंगे, बहुत कम कर 70-80% कम कर देंगे। डॉक्टर अमरीश और डॉक्टर परजीत, हम लोग ना अभी एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे ये सच है या झूठ, जो मिसकंसेप्शंस हैं डायबिटीज़ को लेकर के, और थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। डॉक्टर परजीत, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, इसीलिए सब कहते हैं ज़्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी। ये सच है या झूठ? ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि मीठा ही एक सिर्फ कारण नहीं है डायबिटीज़ होने का। अभी तक हमने बहुत डिस्कशन कर लिया कि डायबिटीज़ होने के बहुत सारे और कारण भी हैं, जिसमें कि है कि ओवरऑल हमारी डाइट कैसी है, उसमें हमारा कितना कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। तो ये पूरा सच नहीं है कि सिर्फ मीठा ही खाने से होगी, बट डेफिनेटली एक्सेस शुगर रहेगा तो रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर। तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं जिनको खाने से डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है? फूड्स स्पेशली द अगेन which are full and refined carbohydrate, मैदे वाली चीज़ें हो गई। कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी मील में ज़्यादा है पोर्शन साइज़, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ होने का, जिसमें कि शुगर इटसेल्फ इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ वेरी प्योर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। अब अगर 2-3 खाने के एग्जाम्पल दे दें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे। यस, दिस इज़ द नॉर्मल पिज़्ज़ा, बर्गर एंड द आउटसाइड फूड, पैकेज फूड फॉर श्योर। इवन घर के खाने में भी डॉक्टर मित्तल ने जैसे बताया कि रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा है, चावल अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये भी रिस्क बढ़ाएगा आपका कहीं हद तक आगे जाके डायबिटीज़ होने का। और आलू, क्योंकि आलू बहुत बदनाम है। बिल्कुल, आलू की अगेन इट्स अगेन अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ज़्यादा है इसमें ऑल्दो, बट देन अगेन क्वांटिटी हैज़ टू बी लिमिटेड। अगेन द पोर्शन साइज ऑफ दीज आइटम हैज़ टू बी मिनिमम, मोर हैज़ टू बी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स। डॉक्टर अमरीश जी, एग्जाम्पल जस्ट टू एलैबोरेट मोर, जस्ट द प्लेट दैट वी टीच। सो द प्लेट इज अ गुड आइडिया किसी के लिए भी, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे नहीं हो, चाहे प्रिवेंशन करना हो। जब आप खाने की प्लेट लेते हैं, एग्जैक्टली जो डॉक्टर परजीत ने बताया, आधी प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए, हरी सब्जियां, चौथाई प्लेट में प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, और सिर्फ चौथाई प्लेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला सीरियल होना चाहिए, जैसे रोटी। जैसे रोटी, वो भी मतलब बेटर वाले आटे की, जो बात करी मैंने, मिलेट्स या चोकर मिला हुआ आटा। और जब भी आप प्लेट उठाएं खाने के लिए, तो ये देखिए इसमें प्रोटीन कहाँ है। हम लोग प्योर कार्ब्स पे चला लेते पूरा दिन। आप कभी सोचेंगे कि कोई दिन होगा आपने प्रोटीन कोई लिया ही नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं। तो सब्जी, दाल और रोटी। सब्जी दाल मतलब प्रोपोर्शन हैज टू बी दैट, हाफ हैज टू बी वेजिटेबल, जबकि होता हाफ रोटी और चावल है, और बाकी थोड़ा थोड़ा होता है। डॉक्टर परजीत, ये भी कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है वो अपना ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, ये सच है या झूठ? ऐसा नहीं है, जिनको डायबिटीज़ है बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं विद द प्रॉपर प्रिकॉशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो कर सकते हैं। ये झूठ है, मिथ है ये। डॉक्टर अमरीश,
ये बहुत ही अजीब बात मुझे भी पता चली, आप बताइए सच है या झूठ, कि पानी में पैर भिगोने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। काश ऐसा होता तो मैं भी इंस्टाग्राम देख के सब कुछ ठीक कर देता, सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई ट्रिक काम नहीं Nothing, करती है। डॉक्टर परजीत, बहुत सारे डायबिटिक्स को ये कहा जाता है कि उनको रोटी और चावल नहीं खाना चाहिए, ये सच है या झूठ? अगेन मैं ये बोलूँगी कि पूरा सच नहीं है, क्योंकि अभी हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि रोटी चावल एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और चावल इनको हम एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में पहले बदल सकते हैं कि रोटी को हमने मिक्स कर लिया मिलेट्स के साथ, बाजरा ज्वार रागी, और राइस को हमने ब्राउन राइस का प्रेफरेंस ले लिया। बट अगेन इनकी क्वांटिटी को हमें कंट्रोल करना। द सेम थिंग इन द प्लेट, 1/4 अगर हमारे राइस और रोटी हैं, हाफ वेजिटेबल है, 1/4 प्रोटीन है, वी आर कम्प्लीटली ओके विद इट। देयर इज़ नो नीड टू एलिमिनेट कम्प्लीटली राइस एंड रोटी फ्रॉम योर डाइट। डॉक्टर अमरीश, बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ों को ऐसा कहा जाता है कि वो फल नहीं खा सकते, और बेचारे जब गर्मियाँ आती हैं तो सब उनके सामने से आम छीन लेते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी। तो क्या डायबिटीज़ के मरीज़ फल या आम स्पेसिफिकली नहीं खा सकते? तो फर्स्ट आंसर इसका तो ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ फल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे कि वो फल ना खाएं, लेकिन सही मात्रा में, पोर्शन साइज हैज़ टू बी ओके, और वो हर फल के लिए फ़र्क होता है। तो जैसे आम का प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और आम ना खाया तो ज़िंदगी भी थोड़ी कमज़ोरी रह जाएगी, कुछ मज़ा नहीं रहेगा लाइफ में। तो आम मैं ये नहीं बोलता कि नहीं खा सकते। तो आम एक स्लाइस मैंगो का एट वन टाइम और सेकंड स्लाइस एट ए सेकंड टाइम, दिन भर में एक आम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा आम एक बार में खाएंगे या 2 आम खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी ही। जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी आप पूरा बोल खा सकते हैं, वो कम मीठी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट, हमने लिस्ट बनाई हुई है इसकी, कौन सा फल है उस हिसाब से अमाउंट उसका होना चाहिए। 2 चीज़ें और है फल के बारे में, फल में मिनरल्स बहुत है, विटामिन्स बहुत है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कलर्ड डाइट्स आर वेरी गुड डाइट्स, पर अगर हम ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये है फल में प्रोटीन नहीं है। फल के साथ प्रोटीन कंबाइन करना चाहिए, दही या दूध या जो भी प्रोटीन या नट्स भी ले सकते हैं, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब हम लंच या डिनर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रहता ही है उसमें, रोटी चावल किसी न किसी फॉर्म में, इसलिए फल को एज अ स्नैक यूज़ करना चाहिए। शाम को लें, जो इवनिंग स्नैक होता है दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच वाला, उसमें फल और नट्स या कुछ ले लें, तो करेक्ट अमाउंट, करेक्ट टाइम एंड करेक्ट कंपनी विद प्रोटीन, तो फल तो खा सकते हैं, फल मना नहीं है। थैंक यू डॉक्टर अमरीश। हम लोग जल्दी से ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं, प्लीज़ वॉलंटियर्स आ जाएं। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Sir, my father is a cardiac patient and diabetes also. And his diabetes is under control right now. And he's eating only homemade food, normal, no millets, no brown rice, normal food. And taking proper medication. But sometimes his sugar level dropped down. What is the reason behind it? Sugar drop का reason is usually medication. एंड मिसमैच बिटवीन मेडिकेशन एंड फूड। अगर वो दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं या टैबलेट ले रहे हैं शुगर के लिए, तो उसको करेक्ट तरीके से डॉक्टर से कैलिब्रेट कराइए। डॉक्टर से कैलिब्रेट किया हुआ है, इट्स मेटफॉर्मिन, सिर्फ नॉर्मल मेटफॉर्मिन। सिर्फ मेटफॉर्मिन से शुगर ड्रॉप नहीं होगा, तो फिर तो बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से आपको। सिर्फ मेटफॉर्मिन खाने से शुगर ड्रॉप नहीं होता, बहुत ही अनयूजुअल है। लेकिन और दवाइयाँ हैं जिनको हम सल्फोनाइल यूरियाज बोलते हैं, ग्लाइकोलाइजाइड, ग्लिमिपराइड, ये सब दवाइयों से शुगर ड्रॉप होता है, और इंसुलिन से भी हो सकता है। जब भी किसी का शुगर कम होता है तो अक्सर वजह यही होती है कि वो दवाई से ड्रॉप हुआ, खाना छूट गया उस दिन, नहीं खाया, या डायरिया थोड़ा हो गया, या जो भी रीज़न हुआ। अगर खाना अंदर नहीं पहुँचे और दवाई पहुँच जाए तब शुगर लो हो सकता है, लेकिन मेटफॉर्मिन से वो एकदम सेफ है। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन ये है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर HbA1c गुड कंट्रोल शो कर रहा है, बट रिपीटेड टेस्टिंग पर जो फास्टिंग शुगर है वो हमेशा ऑल्टर्ड रहता है, तो हम उनमें क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि HbA1c नॉर्मल है बट फास्टिंग, और इसीलिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि हम एडवाइस करते हैं कि आप टेस्टिंग भी करते रहो घर में, हफ्ते में एक बार फास्टिंग देख लिया, एटलीस्ट लैब में फास्टिंग कराया। तो इसका कारण एक ये होता है कि कुछ लोगों में ओवरनाइट हेपाटिक ग्लूकोज आउटपुट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फास्टिंग शुगर बढ़ती है, एंड
वी हैव टू मैनेज बोथ, वी जस्ट कैनॉट रिलाई अपॉन HbA1c. तो उसके लिए कुछ हम या तो हम मेडिकेशंस मॉडिफाई करते हैं इन सच अ वे, और समटाइम्स वी मॉडिफाई द डिनर और द टाइमिंग इन सच अ वे दैट वी आर ट्राई टू कंट्रोल फास्टिंग, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर एबल टू. But we also sometimes become flexible with the targets depending upon the age also. For example, if the person is elderly, अगर कोई 70 साल के ऊपर है तो हम बोलते हैं ठीक है up to 140 is also okay. But of course in the younger population up to 120, 130 we target. So I agree with you, it is possible, but there are ways to tackle it with the help of medications or the diet modifications. अगला सवाल. सर जैसे मेरे फादर हैं, उनको डायबिटीज़ है, एंड सेम माय आंट, शी इज़ ऑल्सो डायबिटिक. पर जो मेरे पापा हैं उनको क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में हार्ट एंड उनकी आई अफेक्टेड है. बट माई आंट शी हैज़ नो कॉम्प्लिकेशंस फॉर हार्ट और आई, बट शी हैज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस एक में मतलब स्पेसिफिक ये देखने को मिलते हैं और दूसरे में ये? Are you a medical student? Yes, sir. Yes. So those are great questions. So the thing is कि first तो factor होता है control. कैसा कंट्रोल रहा है? ये कॉम्प्लिकेशंस 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद होते हैं अक्सर. कैसा कंट्रोल रहा है शुरू से? शुरू के 5 से 10 साल वाले कंट्रोल का आगे जाके कॉम्प्लिकेशन पे बहुत इम्पैक्ट होता है. तो अगर आपके फादर और आपकी आंट का कंट्रोल अभी एकदम सेम है, लेकिन हो सकता है पहले फ़र्क रहा हो. अगर आइज़ पे इफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली पुअर कंट्रोल रहा होगा. आइज़ का मेन कनेक्शन कंट्रोल ऑफ शुगर से होता है और ब्लड प्रेशर से थोड़ा. हार्ट का कनेक्शन सिर्फ शुगर कंट्रोल से नहीं होता है. हार्ट तो एक तो मेल्स में ज़्यादा ही होता है, दूसरा अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है लेकिन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो भी आपको हार्ट का रिस्क रहेगा, चाहे आपका A1C 6.5, 6.4 ही चल रहा हो. न्यूरोपैथी एक लेस अंडरस्टूड कॉम्प्लिकेशन है. न्यूरोपैथी कभी कभी डायबिटीज़ की शुरुआत से भी होता है, जो आप अपनी आंट के लिए बता रही हैं कि उनको न्यूरोपैथी. तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि डिफरेंट लोगों में, सेम फैमिली में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा रोल इसमें यही है कि ABC ठीक होना चाहिए. ABC मीनिंग A1C शुड बी एट टारगेट, B माने ब्लड प्रेशर शुड बी एट टारगेट, और C माने कोलेस्ट्रॉल शुड बी एट टारगेट. सब स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि ये तीनों जब ठीक रहते हैं तो हम कॉम्प्लिकेशंस को बहुत कम कर सकते हैं. बिल्कुल राइट में किसी का सवाल था, बिल्कुल राइट पे. गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम. मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे टीनेजिंग डायबिटीज़ बहुत बढ़ चुकी है, तो रादर देन ओबेसिटी और जेनेटिक्स के अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं, और वो रिवर्सिबल है, और क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इसके अंदर? टीनेज ओबेसिटी डायबिटीज़ है, बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत कॉमनली अब हम देखने लगे हैं कि बढ़ती जा रही है, एटलीस्ट एडोलेसेंस में, टीनेज में. जेनेटिक्स डेफिनेटली प्ले अ रोल इन टीनेजर्स में, जिनमें होती है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी पाई जाती है. ऑफ कोर्स वेट अगेन हैज़ अ रोल, वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इनका वेट जिनका ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है. बट द सेम टाइम आई थिंक हम शुरुआत से वही बात कर रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे हो रहे हैं, कि हमारी स्पेशली टीनेजर्स में सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो रही है, विद दैट अवेलेबिलिटी ऑफ आई थिंक स्क्रीन, फोन एंड सो मैनी अदर स्टफ. सो दैट काइंड ऑफ in fact the recommended physical activity in adolescence is 1 hour daily. And if I ask anybody, teenagers, they hardly do. Once they come back from home, I think they are always burdened with the tuitions and so many other things. I think lack of physical activity, and of course the outside food eating and all also affects a lot. So these are the main reasons behind it. Thank you ma'am. थैंक यू सो मच डॉक्टर परजीत, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीश. आपने बहुत ही काम की टिप्स हमें बताई हैं. अगर जो आपने हमें ज्ञान दिया है उसका 10% भी हम रोज़ करने लगें तो डायबिटीज़ का रिस्क हम लोग लगभग 90% तक ख़त्म कर देंगे. थैंक यू हमसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस. थैंक यू.